Hey there, you're listening to The Quint. देश भर में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एनआईए का छापा। कांग्रेस में वन मैन वन पोस्ट पर कायम राहुल गांधी और रूस में नागरिकों की लामबंदी के ऐलान के खिलाफ प्रदर्शन। आज 22 सितंबर को देश और दुनिया में क्या घटा। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब और आप सुन रहे हैं क्विंट हिंदी का टुडे पॉडकास्ट। तो शुरुआत करते हैं पीएफआई से। एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इनमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान एनआईए और ईडी ने आतंकवादियों का कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के लगभग 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एनआईए ने बताया कि आतंकवादियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। दूसरी खबर आरएसएस से जुड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात है। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया था और वहां वो बच्चों से भी मिले थे। तीसरी खबर राजू श्रीवास्तव से जुड़ी है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हमेशा के लिए मौन हो गए। गुरुवार 22 सितंबर को राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उनके परिवार वालों, दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से विदाई दी। कुछ लोगों ने भावुक मन से राजू अमर रहे के नारे भी लगाए। बता दें, 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। चौथी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के सवाल पर केरल में राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने पुराने वादे पर कायम हूं। मैं इसे कई बार दोहरा चुका हूं। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उसे मैं सलाह देना चाहूँगा कि उसे यह याद रखना चाहिए कि वह एक विचारधारा, एक विश्वास प्रणाली और भारत की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक ऐसा स्थान है जो भारत के एक विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। राहुल ने कहा कि यह एक संगठनात्मक पद नहीं बल्कि एक वैचारिक पद है। पांचवी खबर भारतीय शेयर बाजार से। भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बड़ा नुकसान हुआ है। बाजार सुबह लाल निशान के साथ शुरू हुआ और दिन भर की ट्रेडिंग के बाद लाल निशान में ही बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स में 300 से ज़्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार 22 सितंबर को रुपये में भी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 99 पैसे गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 80.95 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। छठी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इसके चौथे दिन गुरुवार 22 सितंबर को सदन में महिलाओं पर होने वाले अपराध समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं आज सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां का नाम ले लें तो घटना याद आ जाती है। हाथरस जैसी घटना सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं सरकार पर सवाल उठा रहा हूं। हमारी भी सरकार में महिला अपराध से जुड़ी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। हमको इस बारे में मिलकर सोचना होगा। सातवीं खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतजामिया यानी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अंजुमन इंतजामिया ने आवेदन देकर सुनवाई के लिए 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। उसकी अब भी यही मांग है। गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। आठवीं खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक के लिए 60 लाख रुपए के अंतिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाले अपने 2017 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि एक बार अंतिम निपटान पैकेज 60 लाख रुपए प्रति परिवार के रूप में निर्धारित किया गया है, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कोर्ट के आदेश की एक वास्तविक समीक्षा होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। नवी खबर क्रिकेट जगत से। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गुरुवार 22 सितंबर को सभी राज्य क्रिकेट संघों से कहा कि बोर्ड अगले साल की शुरुआत में महिला आईपीएल शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। गांगुली ने सभी राज्य संघों को 2022-23 के लिए घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सत्र पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि बीसीसीआई महिला आईपीएल पर काम कर रहा है। गांगुली ने पत्र में लिखा कि इस बारे में अधिक जानकारी नियत समय में दी जाएगी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अगले साल से पुरुषों का आईपीएल होम और अवे के फॉर्मेट में वापस आएगा। इसमें सभी 10 टीमों के पास अपने घरेलू मैदान के रूप में नामित स्टेडियम होंगे। 10वीं खबर रूस से जुड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से लगातार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल की चेतावनी को दोहराया है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नागरिकों की तत्काल आंशिक लामबंदी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ही लोगों में गुस्सा है और प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने अब तक 1300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्विंट हिंदी के साथ। शुक्रिया।